सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 सचिन क्रिकेट क्लब रिसीव सब्सक्रिप्शन। ये इनको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है बेटा। अब ये सब्सक्रिप्शन जब रिसीव हुआ है तो 2021 का, 22 का और यहाँ पे 2023 का भी सब्सक्रिप्शन है, तो 3 सब्सक्रिप्शन मिले, उसका टोटल है 6,45,000। और आगे कहते हैं देयर आर 500 मेंबर्स, एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 1500 पर मेंबर्स। अगर इन्होंने मुझसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला, इनकम पूछ लिया, तो बहुत सिंपल है। इनकम के लिए तो हम 500 इंटू का 1500 कर देंगे, आ जाएगा हमारा, है ना। आगे कहता हूँ 31 मार्च 2022 में अ सम ऑफ रुपीज 15,000 वॉज स्टिल इन एरियर। कह रही जी 15,000 रुपये जो है 2022 में बाकी है, अभी भी बाकी है। कब का? फॉर द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये कह रहे जी 2021 का कुछ पैसा जो है ना अभी भी आउटस्टैंडिंग में है, 22 में भी। मतलब 21 में तो था ही है और अभी भी 22 में भी आउटस्टैंडिंग है। कितना? 15,000 आउटस्टैंडिंग है। अच्छा सर, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको एक चीज का देता है, आप ध्यान से देखो। 2021 का पैसा आपको, ये कौन सा ईयर है बोलो? ये 22 में 21 का कोई अमाउंट मिला है क्या? कितना मिला है? ये 22 है। और कौन सा अमाउंट? 22 बोले तो आज की डेट, ऐसा समझ लो। आज कौन सा दिन है? वेंसडे, ट्यूसडे, आज वेंसडे। तो आज के दिन ना आपको 12,000 रुपये मिल रहा है, जबकि ये था एक दिन पहले का, ट्यूसडे का पैसा है। और मिल कब रहा है? ये वेंसडे को। तो कल का पैसा आज मिल रहा है। और कितना मिल रहा है? 12,000। और कल का ही पैसा ना अभी भी बाकी है, कितना मिलना? 15,000 अभी भी बाकी है। जिससे कल का पैसा आज मिला है 12,000, उसी पे अभी भी कितने बाकी हैं? तो बताओ कल कितना था टोटल? समझ में आई बात? कल तो यार जाहिर सी बात है ज़्यादा रहा होगा ना। अगर मेरे को इस बार आज 12 मिल भी गया, उसके बावजूद भी मेरे पास कितने बाकी हैं? 15,000। इसका मतलब है कि पहले ज़्यादा रहा होगा, तो प्रीवियस में कितना रहा होगा बेटा? 27,000 रहा होगा। अच्छा जी, उसके बाद आइए हमारी इनकम। मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो सब्सक्रिप्शन है, अगर मैं बोलूँ कि इस बार, इस साल की मेरी इनकम क्या है, तो मैं डायरेक्टली मेंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ। तो ये वैल्यू मेरे हिसाब से 7,50,000 आ रहा है। ये क्या है बेटा? मेरे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। समझ में आई बात? ये कब की सब्सक्रिप्शन है? 2022 की, करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है। लेकिन एक्चुअली में मिला कितना है 2022 का? भाई मिलना कितना था? 7,50,000। और मिला कितना है? सिर्फ कितना रह गया? 1,35,000 रह गया। ये आउटस्टैंडिंग है फॉर कब का बेटा? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं आउटस्टैंडिंग एट एंड या आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022 और आउटस्टैंडिंग फॉर 2022 और आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022, क्या ये दोनों सेम है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें पिछला जितना भी आउटस्टैंडिंग है सब आना है। और इसका मतलब है सिर्फ 2000, तो 2022 का कितना है? और मैंने अगर एज ऑन पूछ लिया, इसका मतलब है कि 135 तो 2022 का, और प्लस बोलो कितना? 15,000 रुपये। कब का है ये 15? ये प्रीवियस ईयर का है, जो अभी भी मुझे नहीं मिला है। तो बेटा 2022 में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना? चलिए, तो हम पढ़ रहे थे बेटा, असर्टेन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कि जी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट जाएगा, तो हम सीधा अकाउंट बना के दिखा देंगे और वर्किंग्स भी कर लेंगे। उसके बाद ऑल्सो शो हाउ द आइटम्स वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021 के बैलेंस शीट में कितना आएगा और बैलेंस शीट 2022 में कितना आएगा, ये भी आपको बताना है। तो चलिए छोटा सा हम भी बना लेते हैं आपके सामने। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले तो, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सीधा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी सब्सक्रिप्शन।
और सब्सक्रिप्शन के सामने हमने वैल्यू लिखी 500 मेंबर्स और हर मेंबर को देने थे 1500, तो ये लिख लिया जी 500 मेंबर्स इंटू का 1500 और ये आ गया जी 7,50,000। इतना सही है। उसके बाद आ जाइए, बस ये प्रेजेंट करना था और कुछ करना नहीं है इसमें, बैलेंस वैलेंस नहीं निकालना। फिर आ जाइए बेटा बैलेंस शीट की बात करें। बैलेंस शीट का डेट ले लेते हैं हम लोग एज एट 31 मार्च और ईयर हमने ले लेते हैं 2021 और 22। तो पहले 22 का बना लेता हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। और एक इसी को कॉपी करेंगे, फिर डुप्लीकेट कर देते हैं और यहाँ पे जो है इसको बना दिया मैंने 21 का। ठीक है बेटा, इधर देखो, ये सब्सक्रिप्शन तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बैलेंस शीट की बात करें, अगर बैलेंस शीट में मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट ये गिवन है 31 मार्च 15,000 वॉज स्टिल इन एरियर। कह रहे भाई, ये कह रहे 31 मार्च 2022 में ऑन डेट 31 मार्च में ये आउटस्टैंडिंग है, कितना है? तो 31 मार्च में, और ये पैसा कब का है बेटा? 31 मार्च 2021 का है। तो इससे ये समझ में आता है कि 21 में तो ये आउटस्टैंडिंग था ही, और प्लस ये 22 में भी है। इससे ये बात समझ में आ रही है। और अगर हमारा पैसा किसी पे बाकी है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 22 में मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। मैं लिखूंगा फॉर 2021 और फॉर 2022। बेटा 21 का पैसा अभी भी कितना स्टिल इन एरियर बताया था उसने? 15,000। ये बात समझ में आई? अच्छा, 22 का रहने देते हैं। फिर एक आउटस्टैंडिंग में जाके लिखूंगा बैलेंस शीट में भी 21 में, और 21 में सिर्फ 21 वाला ही आएगा, लेकिन पहले से अभी भी जो बकाया है वो कितना है बेटा? 15। और कितना मुझे मिल चुका है? यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला 21 का पैसा 12,000 रुपये आपको 22 में मिला है। इसका मतलब वो 21 में क्या था? आउटस्टैंडिंग रहा होगा। तो ये बेटा 12,000, इसको भी हम प्लस करेंगे और टोटल कितना हो जाएगा ये? तो इसको 27 आपने ऐसे ही प्रेजेंट करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जैसे मैंने दिखा दिया। बस आपको इस वाली बैलेंस शीट में 22 की बैलेंस शीट में आपको दो अलग अलग डेट के हिसाब से दिखाएंगे कि इसमें 21 का पैसा कितना है और 22 का कितना है, वो निकालना पड़ेगा। सर 12,000 बच्ची, ये देखिए ना, ये जो आपका रेसिडेंट पेमेंट है, यहाँ पे रेसिडेंट पेमेंट है, पैसा कितना आया, कब बता रहे हैं ये? 2022 में ये बताया जा रहा है आपको कि 22 में हमें 12,000 मिला है, लेकिन वो है कब का? 21 का है। तो क्या ये 21 में आउटस्टैंडिंग रहा होगा? अगर रहा होगा तभी तो 22 में मिल रहा है ना। तो बेटा 21 के आउटस्टैंडिंग में मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको 12, और यहाँ इसके स्टेटमेंट से, इस स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है मुझे, यहाँ पे इन्होंने बोला कि 15,000 रुपये स्टिल इन एरियर फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का ये भी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ये भी कब का है? फॉर द ईयर एंडेड 21। इसने बताया कि फॉर द ईयर 21 2021 का है ये आउटस्टैंडिंग, तो ये भी अमाउंट वहां पे जाएगा, ये दोनों अमाउंट जाएंगे। उसने सिर्फ ये नहीं बोला कि 15,000, अगर ये बात नहीं लिखी रहती 15,000 सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021 अगर लिखते वो, आप देखो मैं लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, वॉज स्टिल को हटा दिया। अब पढ़िए क्या लिखा है वे, 15,000 एरियर फॉर सब्सक्रिप्शन 4,000 फॉर द ईयर एंडेड 2021, और ये लाइन में हटा देता हूँ आपके सामने। अब बताइए क्या समझ में आया इसको? 2021 का कितना आउटस्टैंडिंग है बच्चे? इधर कितना है? 15,000। तो अब बताओ बैलेंस शीट में आपके यहाँ पे कितना आएगा? फिर यहाँ 15 आएगा। अब क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग है 15,021 में, तो 21 में टोटल 15,000 ही आउटस्टैंडिंग है। समझ में आई बात? क्लियर है? अब 15 में से मुझे कितना मिल चुका? 12 मिल चुका। तो फिर यहाँ पे कितना आएगा बोलो?
फिर ये 3,000 आ रहा होता। बताइए लैंग्वेज समझ में आया? अब मैं लैंग्वेज में चेंज क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, जैसे उन्होंने बोला वैसे पे आ जाते हैं। उन्होंने क्या बोला, वॉज स्टिल इन एरियर, कह रही जी 2022 में ये 15,000 रुपये बाकी हैं और ये 2021 का है, 2022 में इतना आउटस्टैंडिंग है, इतना है आउटस्टैंडिंग। तो हमने 22 में जाके सीधा दो इतना ही लिखा, और ये पहले भी था तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 15। ठीक है जी। और जो रिसीव हुआ है वो सेपरेट में ले रहा हूँ कि जो रिसीव हुआ ये भी तो प्रीवियस ईयर का ही था, तो इसको भी अलग से लिखा जाके, क्योंकि टोटल हमें गिवन नहीं है बेटा, गिवन होता तो हम ले लेते फिर। और वो टोटल कब मानेंगे कि टोटल गिवन है, जब ये स्टेटमेंट में कैसे गिवन हो, ये लाइन गायब हो आपके पास से और स्टिल हटा दिया जाए। स्टिल हटा दिया जाए, तब हम क्या मान के चलेंगे इसमें, ये टोटल है 15,000 2021 का। बताइए समझ में आ गई बात ये? तो बेटा यहाँ तक तो हमने कर लिया ये आउटस्टैंडिंग। अब हमारे लिए मसला क्या है, मसला ये है 2022 का जो है ना बेटा आउटस्टैंडिंग निकालना है मुझे। तो 22 में मेरे को टोटल इनकम कितनी थी, 7,50,000, और जबकि मुझे 22 का अमाउंट टोटल कितना रिसीव हुआ है, 22 का, 22 का कितना हुआ है, यही रिसीव हुआ है ना। तो मुझे अगर आउटस्टैंडिंग निकालना हो, यहाँ पे लिख सकता हूँ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2022। समझ में आ रही बात? तो टोटल मुझे कितने चाहिए थे बेटा, 7,50,000, और रिसीव कितना हुआ बेटा, 6,15,000। तो कितना आउटस्टैंडिंग रह गया, 135। बेटा ये 135 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1,35,000, और इसका टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,50,000। वापस से आइए, मुझे बताइए आप ज़रा। ये बताइए कि भाई हमने इसके बारे में लिख लिया, इसके बारे में भी लिख लिया, नीचे जो एडजस्टमेंट्स ये दिए हुए थे मेंबर्स वाला भी हो गया, ये भी हो गया। अब बताइए यहाँ पे एक लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड, ये भी रिसीव हुआ है 18,023 के लिए। अब बताइए ये कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा बेटा, 22 में, एसेट्स में, लाइबिलिटी में। तो बच्चे लाइबिलिटी में यहाँ पे लिख देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना बेटा, 18,000। बस ये बना के दिखाना था। तो ऐसे क्वेश्चन जब आधे अधूरे बना के आप आएंगे तो इसे आप लिखेंगे एक्सट्रैक्ट। क्या लिखेंगे, ये ध्यान रखना, ये लिख के आना वहाँ पे। इसे लिखने के बाद आपको टोटल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैलेंस वैलेंस नहीं करना है। फॉर्मेट पूरा तरीके से बना के आएंगे, फॉर द ईयर, एज ऑन, जो लिखना है वो लिखना है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, अमाउंट, पूरा फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, लेकिन बस बैलेंस नहीं करेंगे, टोटल वगैरह नहीं करेंगे, एक्सट्रैक्ट लिख देंगे। समझ में आ गई बात? चलें आगे बढ़े, आ जाओ जी नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है बेटा, समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2022। करीब भी इसमें कुछ समरी आपको दे रखी है, कितना पैसा आया कितना गया है, और क्लब का नाम भी आपके सामने रख दिया। ओपनिंग कैश बैलेंस इन हैंड 8,000, सब्सक्रिप्शन 50,000, डोनेशन 15,000। तो ये ओपनिंग है। तो आपके क्वेश्चन ने आपको लास्ट में बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट। तो रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट बना लेते हैं, उसका ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह दे रखा है तो वो कर लेते हैं पहले। आइए फॉर्मेट बनाइए रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट का। तो अब करिए स्टार्ट रेसिडेंट पेमेंट। तो रेसिडेंट पेमेंट जो है अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ और ध्यान रखें, जैसे इस क्वेश्चन ने आपको ना ये भी दे दिया कि किसका है ये, रेसिडेंट पेमेंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी। तो आप ऊपर में ये भी लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ, या रेसिडेंट पेमेंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी, पूरा लिख कर आएंगे, ध्यान रखेंगे। समझ में आई बात? दो तरीके हैं, या तो आप इसी के सामने लगा दे ऑफ करके, या ऊपर लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ। अब सबसे पहले है बेटा ओपनिंग कैश बैलेंस इन हैंड 8,000। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो यहाँ लिख लेते हैं टू बैलेंस BD, कैश बैलेंस इन हैंड 8000, तो हमने यहाँ पे 8000 लिख दिया जी। ये फर्स्ट लिख चुके हैं, खुद से ट्राई करो पहले। सब्सक्रिप्शन हमें कितना रिसीव हुआ है 50,000। तो पैसा जब आएगा तो हमें किधर लिखना होता है, डेबिट में या क्रेडिट में? तो डेबिट में लिखेंगे जी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये अमाउंट है बेटा 50,000 का आपका। उसके बाद है डोनेशन 15,000 फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डोनेशन आपके पास आए, यहाँ लिखिए डोनेशन। डोनेशन 15 फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा है इन्होंने। उसके बाद इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 9%, तो 9,000 का इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9%, और ये वैल्यू है 9,000। ये भी हो गया जी। पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, मेडिसिन, और ये है 30,000। उसके बाद आ जाइए सर बाय ऑनरेरियम, ऑनरेरियम टू डॉक्टर, ये वैल्यू है 10,000। उसके बाद है सैलरीज 28, फिर उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस है बेटा 1,000। इक्विपमेंट परचेजेस 15,000, इक्विपमेंट 15,000। चैरिटी शो एक्सपेंसेस 1,500, उसके बाद है चैरिटी शो कलेक्शंस, $12,500। बस सर कोई और वैल्यू तो मुझे नहीं दिख रहा। और नीचे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो रेसिडेंट पेमेंट के बारे में बताया नहीं है। अब डिफरेंस निकाल के इसका बैलेंस निकाल लीजिए बेटा। टोटल कितना है 94,000, यहाँ पे भी 94,500 लिख देते हैं। बैलेंस है 9,000। कर लिया, बताइए जी हो गया इतना। अब वापस से चल लेते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने बोला प्रिपेयर रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट, ये तो हम बना चुके। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और साथ में एक बैलेंस शीट भी तैयार करनी है, वो भी दिसंबर 2022 की। तो इसके चक्कर में एक ओपनिंग की भी तो बनानी पड़ेगी ना।
ऐसा तो काम ही नहीं चलेगा। तो चलिए इनकम एक्सपेंडिचर का एक अकाउंट बनाइए पहले। बना लिया तीनों फॉर्मेट आप लोगों ने, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट और एक ओपनिंग की एक क्लोजिंग की भी बना ली हमने। चलिए, तो इनकम एक्सपेंडिचर के लिए आपको ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं उसको देखते रहना है और उससे करना है हमें। तो सर यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक तो सब्सक्रिप्शन मुझे दिख रहा है रिसीट एंड पेमेंट साइड में, तो 50,000 का सब्सक्रिप्शन है। चेक करना है कि क्या उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कितने एडजस्टमेंट है? 2। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले सब्सक्रिप्शन। बाई सब्सक्रिप्शन। और बेटा इसमें आउटस्टैंडिंग एट एंड को क्या करना है? ड्यू एट, आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ किया है इन्होंने या ड्यू किया है? ड्यू यूज़ करना आप भी। ड्यू एट बिगिनिंग प्लस ड्यू एट एंड प्लस एडवांस एट बिगिनिंग माइनस एडवांस एट एंड। ये सब के बाद वैल्यू लिखनी है, खुद से करने की कोशिश करें। कर लिया आप लोगों ने? मतलब रिसीव हमें हुआ था बेटा 50,000, ये मैं लिख ले रहा हूँ। अब बताना एट बिगिनिंग कितना था? 1500 आउटस्टैंडिंग। एंड का, बिगिनिंग का एडवांस और एंड का एडवांस क्या आ रहा है? ये 4 नहीं है, 7 है। अब क्या आया? 51,200। अब बैलेंस शीट में भी लिख लेते हैं साथ साथ में। तो बिगिनिंग का है तो बिगिनिंग के बैलेंस शीट में लिख लेंगे जाकर। सब्सक्रिप्शन ड्यू पहला 1500 है। अब बिगिनिंग का एडवांस है बेटा, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, और बिगिनिंग का एडवांस था हमारे पास 1200। इसी तरीके से एंड में भी लिख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू 2200 सब्सक्रिप्शन एडवांस 700। समझ में आ गई बात? आइए सर नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन। इसको ध्यान से समझिए। और एक और मेडिसिन सप्लाई के बारे में यहाँ पे यहाँ लिखा अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन। तो ये मेडिसिन आप किसी से ख़रीद रहे हैं, उसको पैसे देने हैं आपको, तो जाहिर सी बात ये आपके लिए ना क्रेडिटर्स है। क्या है ये? और ये क्रेडिटर वैसे ही काम करता है जैसे दूसरे आउटस्टैंडिंग्स काम करते हैं। क्रेडिटर का मतलब भी तो आउटस्टैंडिंग ही है, आपको पैसे चुकाने हैं ना। तो बताओ आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को क्या करते हैं हम लोग? आउटस्टैंडिंग एट एंड को प्लस करते हैं। समझ में आ गई बात? अब थोड़ा लॉजिक पे चल लेते हैं, थोड़ा दिन याद रह जाए। तो एक एग्जांपल सुनो मेरे से। अब मान लो कि सऊद के घर में 5 किलो जो है ना वो चावल है रखा हुआ। ठीक है जी, किलो छोड़ो यार, ऐसे ज़्यादा हो जाएगा, बुरा लग जाएगा उसको। 500 रुपये का घर में कितना चावल रखा हुआ है? 500 रुपये का पहले से चावल है। और आप दुकान से ना 300 रुपये का और चावल लेकर आए।
कितना हो गया? अच्छा जी बेटा, एंड में बचता है सिर्फ 100 रुपए का चावल। बताओ कितना कंज्यूम कर लिया आपने? समझ में आ रही बात? कितना कंज्यूम हो गया? तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में कि पहले से मेडिसिन मेरे पास कितने का था, 300 और खरीद के लाया, कितना हुआ? ठीक है जी। और उसमें एंड में क्या बच रहा है? 100। कितना कंज्यूम हो गया? 700। अब एक बात सोचिए कि मान लीजिए किसी दुकान पे जाते हैं, दुकानदार को कहते हैं भाई साहब ये 1000 रुपये ले लो और मेरे को ना चावल दे दो। उसने बोला जी ठीक है 1000 रुपये आप दे रहे हो, लेकिन इसमें ना आपके ऊपर ना मेरे पहले से भी तो 100 रुपये रह रहे थे। तो दुकानदार कितने का सामान देगा? क्यों? पिछला 100 रुपये काट लेगा। तो उसने पिछला 100 रुपये काट लिया, बोला कि जी 900 रुपये का सामान ले जाओ अब हमसे। इसने बोला ठीक है जी 900 का सामान दे दो। थोड़ी देर बाद इसे फिर से याद आया कुछ सामान और भूल गया ये, दोबारा गया उसी के पास, बोला यार 200 रुपये का सामान और चाहिए लेकिन पैसे नहीं है। अब बताओ सामान कितने का मिलेगा उसको? समझ में आ रही बात? पहले इसने 1000 का नोट दिया, उसने 100 रुपये पिछला वाला क्या करा, डिडक्ट कर लिया। अब इसने कितना दिया उसे? 900 रुपये का सामान दे दिया। सामान लेके थोड़ी देर बाद याद आता है, मान लो इसके घर से कॉल है कि कुछ और भी लेते आना, ये सामान भी लेते आ। अचानक से याद आया सिर्फ, चलो ठीक है ले लेता हूँ, लेकिन पैसे तो है नहीं। दुकानदार को बोला कि 200 रुपये का सामान और चाहिए, पैसे नहीं है। दुकानदार ने बोला कोई बात नहीं ले जाओ, कल दे देना पैसे। तो बताओ ये 200 रुपये का सामान और बढ़ गया ना, टोटल कितना हुआ? अब बताओ घर में लेके कितने का सामान आया ये? पहले से ही घर में 300 का सामान पड़ा हुआ था, ये 1100 का लेकर आया, घर में पहले से कितना पड़ा हुआ था? बताओ सामान बढ़ गया या घट गया? और बढ़ गया। कितना? अब हो गया जी 1400 का सामान। और जब शाम में चेक किया तो सामान बच रहा है सिर्फ 100 रुपये का। कितना खा लिया इसने? बहुत खाते हैं लोग चावल। बताओ कितना कंज्यूम हो गया? कितना कंज्यूम कर लिया? 1300। बेटा ये जो 1000 रुपये दुकानदार को दिया था इसे क्या बोलते हैं? पेमेंट। 100 रुपये पिछला लिया इसे क्या बोलेंगे? क्रेडिटर एट बिगिनिंग। क्या है ये? क्रेडिटर एट। ये 200 रुपये का सामान फिर से उधार लिया, इसे क्या बोलेंगे? क्रेडिटर एट एंड। 300 रुपये का सामान घर में पड़ा हुआ था, इसे क्या बोलेंगे? एंड में जो बचा उसे क्या बोलेंगे? समझ में आई बात? और जो लास्ट में आंसर आएगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे स्टॉक कंज्यूम। क्या बोलेंगे? स्टॉक कंज्यूम। बताओ पेमेंट में क्रेडिटर एट बिगिनिंग को क्या किया आपने? प्लस या माइनस? बिगिनिंग को क्या करेंगे आप? एंड को ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और आ जाएगा क्या? ये स्टॉक कंज्यूम। इस क्वेश्चन में भी यही इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी गई है। यहां लिखा गया था मेडिसिन के लिए आपने पेमेंट कितना किया था। क्लियर है जी? जैसे आपने 30 दिया होगा, बताओ ये ओपनिंग का जो 9000 रुपये का क्रेडिटर है, ये बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है बेटा, क्रेडिटर है ये। क्या है ये? क्रेडिटर। बताओ उसने प्लस किया होगा या माइनस? इसने 9000 डिडक्ट कर दिए होंगे फटाक से। फिर आपने उससे दोबारा उधार मांगा कितने का? तो 13 का, और सामान आपको दे दिया होगा उसने। क्लियर है? वो सामान लेके घर पे आ गए, पहले से सामान कितना पड़ा हुआ था, उसमें प्लस हुआ होगा या माइनस? प्लस हो गया होगा। एंड में जो बचा उसे माइनस करते ही मालूम चल जाएगा कितना आपने कंज्यूम किया। समझो, ये कहानी सिर्फ इसलिए बताई कि आपको याद रह पाए, अदरवाइज कुछ नहीं है। रटना है तो बहुत सिंपल सी बात है कि बेटा ये जो ड्यू दिख रहा है, ड्यू मतलब क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग फॉर मेडिसिन। वैसे कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज नहीं करते, क्रेडिटर यूज करते हैं। सर्विसेज वाले सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? आउटस्टैंडिंग यूज करते हैं। समझ में आई बात? तो ये क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर बिगिनिंग जो है माइनस होगा और एंड वाला क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा और क्लोजिंग क्या होगा? आप ऐसे भी रख सकते हो, बाकी आपको लॉजिकली भी मैंने बता दिया। तो इसको हम लोग यहीं पे कैलकुलेट करेंगे। सर आ जाओ, कहाँ गया? तो हमें यहाँ लिखना है मेडिसिन कंज्यूम। क्या लिखना है जी? मेडिसिन कंज्यूम निकल के आएगा यहाँ से।
कितना पेमेंट किया था बेटा इन्होंने, ऊपर देख लेते हैं। पेमेंट इन्होंने किया था 30,000, तो ये लिखा मैंने 30,000। अब बताइए क्या माइनस करूं, क्रेडिटर एट बिगिनिंग, क्या प्लस करूं, क्रेडिटर एट एंड, और क्या प्लस करूं, ओपनिंग स्टॉक, क्या माइनस करूं, क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद वैल्यू आ जाएगी आपकी। बताइए जी, क्रेडिटर एट बिगिनिंग 9,000 एंड ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 18। अब बताइए वैल्यू। कितना है बेटा, 29,000। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अच्छा, ये दोनों की कैलकुलेशन हमने इतनी बड़ी बड़ी यहाँ दिखाई है, आप चाहें तो इसको ना वर्किंग नोट में करें, चाहे क्या बेहतर है वर्किंग नोट में करना। ठीक है, बड़ी कैलकुलेशन एक आध प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा हो रहा हो तो वर्किंग नोट में उसके भी नंबर मिलते हैं, इसको भी वर्किंग नोट कंसीडर कर दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा ना माने, कोई ध्यान ना दे, वर्किंग नोट में ढूंढ रहा हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो बड़ी कैलकुलेशन हो प्लीज़ उसके लिए वर्किंग नोट ही बना लो। ये दो वैल्यू आ गई। अब इसमें से बेटा एसेट्स और लाइबिलिटी में भी जाएगा, तो क्रेडिटर बिगिनिंग, बिगिनिंग के आउटस्टैंडिंग में जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। इसमें बताइए कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा, बताओ। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ये एसेट साइड में जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में। लिखिए तो ज़रा, खुद से कीजिए पहले। लिख लिया सबने। अब मुझे बताओ, बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक तो स्टॉक आएगा आपका, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना आ रहा है बेटा, क्या क्या बोल रही है ये, अमाउंट बोलो ना। अच्छा, मैं 45 सुन रहा हूँ इसलिए मैं टेंशन में आ गया। अच्छा जी ये चीज़ यहाँ पे लिख देंगे हम। सही है, सही है, तुम सही डिस्को कर रहे हो। लाइबिलिटी साइड में हम लिख देते हैं क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, क्लोजिंग ना, बोलिए कितना, 9,000। लिख सकते हैं, बेहतर तो नहीं है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग तो एक ही है, बकाया पैसा है। लेकिन स्टॉक के लिए कोशिश करें क्रेडिटर वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं चलें आगे, इतना कर लिया जी हमने। तो ये दो एडजस्टमेंट हमारे ये हो गए, ये चार हो गए वैसे तो। अब वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट के बारे में बात हो रही है। तो ये तो ओपनिंग एसेट्स है, क्लोजिंग, बिल्डिंग भी ओपनिंग क्लोजिंग में जाएगा। इसका डेप्रिसिएशन जो होगा वो आएगा हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यही आएगा ना। तो इक्विपमेंट पहले एसेट्स में लिख लेते हैं, बिल्डिंग को उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं इक्विपमेंट, आप भी लिख लीजिए बेटा। इक्विपमेंट का है 30,000, सही है। ट्वेंटी वन, बिल्डिंग भी लिख लो, क्लोजिंग, ओपनिंग का बिल्डिंग 50,000। ठीक है जी।
अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बिल्डिंग तो नहीं दिया हुआ था, इक्विपमेंट वगैरह है क्या? कहाँ है ये ना, 15,000 का परचेज हुआ। हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे? बिल्ड इक्विपमेंट पहले कितने का था बेटा? बिल्डिंग पहले से कितने का था? वो इक्विपमेंट बोलो तो। 30। कितना परचेज किया आपने? तो पहुंचना कितना पे चाहिए था इसे? अभी है कितने पे ये? 30 पे या 21 पे? आप गलत बता रहे हो मेरे को यार। पहले 21 पे था, फिर आपने कितने का परचेज किया, कितना हुआ, और अभी क्या वैल्यू है इसकी? तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितना हुआ? तो ये 6,000 का डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट है। समझ में आ गई बात, या और डिटेल में लिखना पड़ेगा इसको? लिख लेंगे ना? अच्छा अच्छा, तो ये डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पे लिख दिखा देते हैं बेटा। टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना बताया आपने? 6,000। अच्छा, बिल्डिंग के बारे में कोई परचेज सेल है? कोई जिक्र बिल्डिंग के बारे में ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्डिंग की वैल्यू भी तो 50 से 48 पे आ गया है, तो डेप्रिशिएट तो हुआ ही होगा बिल्डिंग भी, तभी कम हुआ है। सेल तो हुआ ही नहीं है, अगर होता तो रेसिडेंट पेमेंट में आता सेल। तो ये क्या हुआ है इसमें आपका? ये भी डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग पे भी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। पहले ये 50,000 था, माइनस का 48,000, कितना है बेटा ये? 2,000। तो यहाँ पे आ जाइए डेप्रिसिएशन। वो तो क्लोजिंग की वैल्यू गिवन है, तो उसमें प्लस हो माइनस होके ही तो आया होगा वो वैल्यू। क्या परचेज वर्चेज कह रही हैं आप दिखाने के लिए? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो वैल्यू गिवन है वो दिखा सकते हैं आप यहाँ पे बिल्डिंग की, इक्विपमेंट की। अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि इक्विपमेंट ओपनिंग की वैल्यू आप देख रहे हैं, उसमें कितना था वो पहले? 15, 21,000, फिर परचेजेस और माइनस डेप्रिसिएशन, उसके बाद तो आप ये भी दिखा सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन हमने अलग से कर ही दिया तो कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। तो ये मैंने एडजस्टमेंट्स तो हम लोगों ने शायद सारे कवर कर लिए, हमारा कुछ नहीं बचा। अब आते हैं वापस से रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट चेक करते हैं, उसमें से कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो देखिए, सब्सक्रिप्शन हम लोग लिख चुके, डोनेशन अभी तक हमने, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं। अगर स्पेसिफिक डोनेशन होता तो यहाँ पे वर्ड लिखा रहता कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर इन सब के लिए। तो डोनेशन आपका ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए है, आप इनकम में लिख दीजिए इसको सीधा, इनकम साइड आएंगे, बाई डोनेशन लिख दीजिए बस, डोनेशन अकाउंट। और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 15,000, सिंपल। अच्छा जी, ये वैल्यू हो गया। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000 का, ये भी आपके लिए इनकम है। अब इसमें एक कहानी है, वो बाद में बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की, लेकिन पहले अभी आप लिख लीजिए कितना आया ये? 9,000। उसके बाद है बेटा चैरिटी शो कलेक्शन, आप यहाँ पे लिख दीजिए, या नेट निकाल के लिखना चाहे तो नेट लिखिए, नहीं तो अलग से भी लिख सकते हैं आप। चैरिटी शो कलेक्शन कितने का कलेक्शन हुआ है? 12,500। खर्चे कितने हुए थे? सिर्फ 1,500 रुपये। तो आप इसको माइनस करके दिखाना चाहें तो यहीं पे लेस चैरिटी शो एक्सपेंसेस, ये वैल्यू है शायद 12,500 और ये है सिर्फ 1,500 ना, तो ये वैल्यू आ गया आपका 11,000। समझ में आ गया? तो ये हमने इधर से कर लिया। अब एक्सपेंसेस के साइड चलते हैं। मेडिसिन हम लोग लिख चुके हैं, क्या बच रहा है बेटा? ऑनरेरियम, ये एक्सपेंस है, ये लिख लीजिए आप डेबिट साइड में।
ऑनरेरियम कितना बेटा, उसके बाद क्या है वैल्यू सैलरीज, वो लिख लीजिए बेटा। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस है 1000, वो तो हो गया, डेप्रिसिएशन भी हो गया। बस बच्चे इसका टोटल करेंगे। टोटल छोड़ के मुझे बताइए बस सरप्लस आ रहा है डेफिसिट आ रहा है। सरप्लस आ रहा है बेटा आपका 10,000 और ये आपके बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है जी, बताइए सब कंप्लीट हो गया। अब हाँ कैश नहीं किया, रेसिडेंट पेमेंट से सही बात। और ये जी कैश भी लिख लेते हैं यहाँ पे, कैश, कैश इन हैंड रेसिडेंट पेमेंट से क्लोजिंग 9,000 था क्लोजिंग, वो लिख लेते हैं। और यहाँ पे भी लिख लेते हैं कैश इन हैंड कितना बेटा 8,000। अब इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से हमने सब कर लिया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था कि एक है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है यहाँ पे देखिए बेटा, एक बात यहाँ लिखी हुई है और ये ना इसमें बहुत कुछ हेर फेर करके ना ये क्वेश्चन को थोड़ा और घुमाया जा सकता था, मैं वो भी बता देता हूँ साथ में आपके। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% कितना लिखा हुआ है 9,000, कह रहे जी इन्वेस्टमेंट पे 9% का इंटरेस्ट 9,000 आया है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई इन्वेस्टमेंट तो होगा तभी तो इंटरेस्ट मिला है। क्या हमने बैलेंस शीट में कहीं पे इन्वेस्टमेंट लिखा अभी तक, और क्या इन्फॉर्मेशन ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कोई बताई थी आपको? तो इसका मतलब वो हिडन है, आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ सीखना है आपको, ये देखिए जब आप इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो ये तो आप यूनिटरी मेथड जो आप करते थे बचपन में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू का कितना परसेंट है बेटा 9%। किसका 9% लगेगा इन्वेस्टमेंट का, इधर देखो इधर लिखना नहीं भाई। तो ये आपने लिखा 9/100, इन्वेस्टमेंट है नहीं तो मैं इन्वेस्टमेंट ही लिख देता हूँ यहाँ पे। लेकिन इंटरेस्ट गिवन है कितना बेटा, तो आप क्या बताओ इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, ये 9,000 इंटू का 100 अपॉन का 9, ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सही बात है। और ये वैल्यू कितनी आ गई 1,00,000। सर इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैलकुलेटर हमारे हाथ में, हाँ बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन इतना तो दिखाना ही पड़ेगा कि आया कैसे थोड़ा सा। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है 1,00,000, आप आसानी से लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी क्वेश्चन में कई बार ऐसा हो जाएगा आपके साथ, ऐसा धोखा कर दे क्वेश्चन। क्या करे धोखा कि उन्होंने ये 9% पर एनम लिखा है यहाँ पे। अब ये 9% जो लिखा है उसके बाद लिख दे फॉर 6 मंथ, कितने महीने का, और ये आपको रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट बना के दिखा रहा है। मान लो क्वेश्चन है जैसे ये मैंने आपको रेसिडेंट पेमेंट बना के दिखाया ना, ये दिखाया ना, और यहाँ 9% लिखा है, लेकिन 9% पर एनम, और ये कितने दिन का है, ये सिर्फ 6 महीने का, 7 महीने का, 10 महीने का, ऐसे आपको दे दे। तो इसका ये मतलब ये होता है कि इन्वेस्टमेंट ना पिछले साल तो नहीं रहा होगा, जब 6 महीने की बात हो रही है तो रहा होगा क्या, इसी साल 6 महीने पहले खरीदा होगा, तभी तो उसका इंटरेस्ट ही आया है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालने जाएंगे तब आपकी कैलकुलेशन में क्या चेंज आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, और 6/12 भी आएगा, ये ध्यान रखना है। तो पूरा क्वेश्चन ये रख के सिर्फ एक मंथ वहां पे डाल दे, 9 मंथ 11 मंथ, तो आपको इस हिसाब से करना है। और अभी तो नहीं है तो आपका तो बहुत सिंपल तरीका हो गया, आपके यहाँ पे आसान जो है वो ये लेवल है, आसान, बिल्कुल आसान दे दिया उन्होंने। अब ये इन्वेस्टमेंट क्योंकि यहाँ पे 9 मंथ का हमने निकाला नहीं है, इसमें पूरे साल का निकाला, इसका मतलब ये पहले से ईयर के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट हुआ होगा, तो पहले से इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे। तो 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट आप बैलेंस शीट में भी लिखेंगे बेटा, यहाँ आ गया जी 1,00,000, और यही इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे भी लिखना है।
क्लोजिंग में भी। अब आप ओपनिंग वाला बैलेंस शीट पहले क्लोज करेंगे और ये जिम्मेदारी आपकी है, मैं नहीं करने वाला कुछ अब। ठीक है जी, ये आप करिए, इसका बैलेंस वगैरह आप निकालिए ओपनिंग का। तो ओपनिंग कैपिटल फंड आ जाएगा आपका, क्या चीज़ बताया आपने ये? 1,80,000 ना? सरप्लस कैपिटल फंड यहाँ पे आ जाएगा, और यह है 1,80,300। इसमें ऐड क्या कर देंगे बेटा हम लोग, बताइए कितना? 10,200। टोटल कितना हुआ? 1,90,500 है ना? सही है जी। कोई है डाउट?